नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्री फूल मीणा, सहआचार्य इतिहास, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज एमए फाइनल ग्रुप बी के सेकंड पेपर में हम जो अध्ययन कर रहे थे वो मध्यकालीन भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में था, जिसमें हमने पहले हिंदू समाज के बारे में अध्ययन किया था, बाद में मुस्लिम समाज के बारे में। अब है मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति क्या थी? मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका जीवन निरंतर संरक्षण का जीवन माना जाता था। पैदा होने पर जो लड़की को अनचाहा मेहमान समझा जाता था और उसके पैदा होने पर परिवार में कोई उत्सव या खुशी का माहौल नहीं होता था। अतः उसे कुछ कबीलों में तो शिशुकाल में ही कन्या का वध कर दिया जाता था। यदि उसे जीवित रहने दिया जाता था तो उसे पति के साथ अटूट बंधन में बांध दिया जाता था। यदि गर्भावस्था में उसकी मृत्यु हो जाती तो ये माना जाता था कि वह चुड़ैल नामक प्रेतात्मा का रूप धारण कर पड़ोस में अड्डा जमा लेगी। मृत्यु या आत्म बलिदान ही उसे मुक्ति प्रदान करते थे। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्री की दशा समाज में अत्यंत दुखद रहती थी। हिंदू विचारधारा के अनुसार स्त्री का प्रमुख कार्य पुत्र पैदा करना और पुरुष की सेवा करना था। पुरुष उस समय स्त्री को निर्बल मस्तिष्क वाली और महत्वपूर्ण मामलों में विश्वास न करने योग्य समझता था। फारसी विचारधारा के अनुसार स्त्रियों को बहुत निम्नतम कोटि में रखा गया था। तारीख़ शेरशाही में तो यहाँ तक लिखा गया है कि महत्वपूर्ण मामलों में पत्नी का विश्वास किया जाना ठीक नहीं है और अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति व मूल्यवान वस्तुओं का ज्ञान न होने दे। इस प्रकार स्त्रियों पर उस समय विश्वास नहीं किया जाता था। स्त्री को मात्र विषय भोग की वस्तु समझा जाता था। स्त्रियों की पवित्रता का अतिरंजित मूल्य करने लगे। अमीर खुसरो ने भी लिखा है कि यदि किसी लड़की के कौमार्य पर कोई छींटा पड़ जाता तो वह विवाह हेतु कोई सम्मान्य वर पाने की आशा नहीं कर सकती थी, चाहे ये दोषारोपण बिल्कुल निराधार हो क्यों न वो सिद्ध हो गया हो। साधारणतः स्त्रियों को पुरुष का सहचार्य प्राप्त नहीं हो पाता था। बचपन में साथ खेलने वाले साथी या तो लड़कियां ही होती थी या लड़कों में उसके भाई होते थे। विवाह के पश्चात वह अपने पति के साथ रहती थी और स्त्री को सदा दया की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्रियों का रक्त बहाना एक घृणित अपराध उस समय समझा जाता था। स्त्री शिक्षा वर्ग के आधार पर थी। कृषक स्त्रियों के वर्ग को दुर्भाग्य से घरेलू काम, कृषि कार्य और बच्चों की देखभाल में इतना अधिक व्यस्त रहना पड़ता था कि उन्हें शिक्षा या मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। उच्च वर्ग में भी यदि स्त्री के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो स्त्री शिक्षा का प्रसार वहाँ कुछ हद तक था। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी ने प्राकृतिक काव्य के एक शब्दकोश का निर्माण किया था। देवल रानी, रूपमती, पद्मावती और मीराबाई हिंदू सभ्यता के प्रत्यक्ष उदाहरण माने जाते हैं। मुसलमानों में देखें तो रज़िया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर उस समय मध्यकालीन भारत में आरूढ़ हो सकी थी। इससे सिद्ध होता है कि कुलीन मुसलमान और मुस्लिम शासक अपनी पुत्रियों को उत्तम शिक्षा और प्रशिक्षण देते थे। हमें गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा से सूचना मिलती है कि हुमायूं के हरम की महिलाएं अपने पुरुष मित्रों से स्वतंत्रतापूर्वक मिलती थी और कभी कभी पुरुष वेश में बाहर जाती थी, पोलो खेलती और संगीत का अभ्यास करती थी। इससे प्रतीत होता है कि मुग़ल काल में भारतीय कुलीन वर्ग में एक स्वस्थ परंपरा का समावेश हुआ था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा प्रचलन में थी।
उस युग में पर्दा सभ्य एवं उच्च घराने का प्रतीक समझा जाता था। हिंदुओं और मुसलमानों में पर्दा प्रथा का वर्णन उस समय के इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति और अन्य विद्वानों के द्वारा किया गया है। रज़िया का उदाहरण सर्वविदित है। उसके द्वारा पर्दे का परित्याग करने पर उसके अनेक शत्रु हो गए थे। फिरोज तुगलक ने मुस्लिम स्त्रियों के मकबरों व दरगाहों आदि पर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। इससे सिद्ध होता है कि शाही हरम में भी पर्दे की प्रथा थी। निम्न वर्गीय मुस्लिम स्त्रियां सिर को ढकते हुए एक बड़े कपड़े में स्वयं को लपेटकर, या जिसे आजकल की भाषा में बुर्का कहा जाता है, ओढ़कर निकलती थी। अमीर घराने की स्त्रियां डोली एवं पालकी में बाहर निकलती थी, जो पूर्णतः ढकी रहती थी और प्राय ताला लगी हुई होती थी। हिंदू अमीर मुस्लिम शासकों का अनुसरण करने में पीछे नहीं रहते थे। शाही घरानों व उच्च वर्ग में बहुविवाह का प्रचलन था। अनेक पत्नियां होने के कारण इनमें पारस्परिक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक होता था। घर की दासी भी यदि रूपवती होती थी तो वो गृहस्वामी की हृदय स्वामिनी बनकर वैद्य गृहस्वामिनी का अपमान करने से भी नहीं चूकती थी। देहातों और निम्न वर्ग में एक पत्नी की प्रथा का प्रचलन था। हिंदू अपनी उपजाति के बाहर और समग्र जाति के भीतर विवाह करता था। मुस्लिम विवाह दो पक्ष के मध्य एक अनुबंध के रूप में था और सगोत्रता, रिश्तेदारी, पोषण संबंध जैसे कुछ विशेष निषेधों को छोड़कर पति व पत्नी के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता थी। मुसलमानों में विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन हिंदुओं में पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। हिंदू विधवाओं के बाल काट दिए जाते थे और वे रंगीन वस्त्र एवं आभूषण धारण नहीं कर सकती थी। विवाह के लिए कोई निश्चित आयु नहीं होती थी। हिंदू और मुसलमान जो होते थे, दोनों ही लड़के लड़कियों का विवाह अल्पायु में कर देने के पक्ष में रहते थे। उस समय दहेज प्रथा का कोई ऐसा खास प्रचलन नहीं था। उच्च वर्ग के हिंदुओं और विशेषकर राजपूतों में उस समय सती प्रथा प्रचलन में आ चुकी थी। विधवाओं को यह विश्वास दिलाया जाता था कि अग्नि में उसका आत्म बलिदान उसके विवाह से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसे अपने पति का अनंत सहचार्य प्राप्त होता है। यदि कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो वह बच्चा पैदा करने के बाद अपने पति की किसी वस्तु के साथ जलकर सती हो जाती थी। जो स्त्री सती नहीं होती थी तो ये समझा जाता था कि उसका चरित्र भ्रष्ट है और वो समाज में सम्मान के योग्य नहीं मानी जाती थी। इस प्रथा को रोकने के प्रयास सल्तनत एवं मुग़ल काल में किए गए थे, लेकिन उन प्रयासों को सफलता नहीं मिली। राजपूतों में जौहर प्रथा भी प्रचलन में थी। जब वीर राजपूतों को युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं रह जाती थी, तब उनकी पत्नियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि जलाकर उसमें जल जाती थी। कभी कभी जौहर के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण राजपूत युद्ध क्षेत्र में जाने से पूर्व अपनी पत्नियों को तलवार के घाट उतार दिया करते थे। मुस्लिम सैनिकों ने भी कुछ सीमा तक इस बात का अनुसरण किया था। तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर के गवर्नर कमालुद्दीन ने भी अपनी स्त्रियों को भस्मीभूत कर दिया था। इस बात से ये स्पष्ट है कि मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी समाज में नहीं थी। वह जीवन भर पुरुष के आश्रित रहती थी। परिवार में उसका स्थान पराधीनता का था। वह पुरुष के विषय भोग की वस्तु मात्र बनकर रह गई थी। इसलिए शासकों और सरदारों की काम तुष्टि के लिए उनके हरम में हजारों स्त्रियां, रखेलों अथवा उपपत्नियां और दासियों के रूप में ये स्त्रियां रहती थी। अकबर के हरम में लगभग 5000 स्त्रियां थीं तथा राजा मान सिंह के अंतपुर में करीब 1500 स्त्रियां थीं। लेकिन स्त्रियों को सदैव दूसरों पर निर्भर रखने वाले
विधान के विपरीत ऐसे उदाहरण भी इस युग में मिलते हैं जबकि भारत में स्त्री शासकाएँ थी। रानी रुद्रम्बा ने काकतीय राज्य पर 40 वर्ष तक उस समय सफलतापूर्वक शासन किया था। रानी दुर्गावती, चांद बीबी, जीजाबाई, ताराबाई आदि के उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। इस युग की कुछ स्त्रियों ने राजनीति और समाज को भी प्रभावित किया था, जैसे नूरजहाँ, मुमताज़ महल, जहाँआरा, ज़ेबुन्निसा मस्तानी इत्यादि ऐसी स्त्रियाँ थीं जो महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर भी सामान्य रूप से मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय बनी हुई थी।